हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 आपका CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, दैट इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक NCERT। और उसमें भी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो ये पार्ट 1 रहने वाला है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो let f such that r tends to r be defined as f of x is equal to 10x plus 7। आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में एक फंक्शन है, कहां से कहां तक है? फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर तक, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। और फंक्शन की जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू f of x is equal to 10x plus 7। ठीक है, फाइंड द फंक्शन g। आप लोगों को एक फंक्शन g फाइंड करना है। कहां से कहां तक? आपको एक फंक्शन फाइंड करना है g r से r तक। ठीक है, सच दैट यानी आपको ये गिवन है कि गॉफ और फॉग इज इक्वल टू IR है। तो बताओ g फंक्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन को इतना पढ़ के आपको एक टॉपिक की ना याद आनी चाहिए। कौन सा वाला? इन्वर्टेबल फंक्शन। हम लोगों ने इन्वर्टेबल फंक्शन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपका f फंक्शन है x से y की तरफ, ठीक है, और एक फंक्शन g आपको मिल जाता है y से x की तरफ, ठीक है, सच दैट गॉफ इज इक्वल टू x एंड फॉग इज इक्वल टू y, राइट। तो हम कहते हैं कि f क्या है? इन्वर्टेबल है। f एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और g इनवर्स होता है f का, राइट। मैम आप हमें अचानक से ये इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्यों बता रहे हो? इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि इनवर्स फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कहा है इन लोगों ने कि आपको इनवर्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला गया है जिसको आपको डिकोड करना है, राइट। हम जानते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f है और ये फंक्शन आपका x से y की तरफ जा रहा है, तो आपको एक फंक्शन मिलता है g जो y से x की तरफ जाए। आप जरा इस क्वेश्चन को देखो, आपके पास एक फंक्शन f है जो r से r की तरफ जा रहा है और ये लोग आपसे पूछ रहे हैं एक ऐसा फंक्शन g जो r से r की तरफ जाए। अब यहाँ पे दोनों r हैं, इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन कोडोमेन हो सकता है। ये इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन बन गई है और इसकी डोमेन इसकी कोडोमेन बन गई है, राइट। तो आपको एक फंक्शन g मिलता है y से x की तरफ, सच दैट गॉफ इक्वल टू x, फॉग इक्वल टू y। आपके इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि गॉफ एंड फॉग दोनों IR के बराबर हैं। ये r क्या है? आपका रियल नंबर। यहाँ पे मैं x लिखूं या IX लिखूं, कोई परेशानी की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है। तो IR लिखा है तो क्या हुआ? यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे डोमेन क्या थी? x, तो इनको x मिल रहा था। यहाँ पे क्या है? y, तो यहाँ y मिल रहा था। आप इधर देखिए, f के लिए डोमेन क्या है? r, तो आपको r मिल रहा है। गॉफ फॉग के लिए डोमेन क्या है? r, तो आपको IR मिल रहा है। कुल मिला के ये और ये चीजें ना सेम है। इसका मतलब ये है कि हमसे जो ये लोग g फंक्शन पूछ रहे हैं ना, बेसिकली वो g क्या है? बेसिकली वो g एक इनवर्स है आपके इस गिवन फंक्शन f का, क्योंकि जो डेफिनेशन हमने पढ़ के आई है उससे डेफिनेशन को ये गिवन क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। तो डायरेक्टली बोलने की जगह क्वेश्चन वालों ने इनडायरेक्टली आपसे कह दिया है कि हम आपको ऐसी ऐसी कंडीशन दे रहे हैं, आप हमें g बता दो। आप हमें क्या बता दो? यस, g फंक्शन बता दो। तो हम जानते हैं कि जब भी इस टाइप की कंडीशंस गिवन होती हैं तो g हमारा इनवर्स होता है f का। मतलब कुल मिला के मुझे f का इनवर्स फाइंड करना है। जो भी f का इनवर्स होगा वो ही मेरा g फंक्शन होगा। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब मुझे इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं इनवर्स? अपन f ऑफ x को रिप्लेस करते हैं y से। तो आप यहाँ पे f ऑफ x को y से रिप्लेस करेंगे। सो y इज इक्वल टू 10x प्लस 7 आपके पास आया। ओके, अब इसे यहाँ शिफ्ट करो। सो दिस इज y माइनस 7
अपॉन 10 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये पूरा y के टर्म्स में है, ये x के टर्म्स में है, तो x को मैं हटा के g ऑफ y बोल सकती हूँ। सो g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। और आपको क्या चाहिए था, आपको एक फंक्शन g चाहिए था, तो ये लो आपका फंक्शन g आ गया, राइट। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉग एंड गॉफ चेक कर सकते हैं, आपको वही मिलेगा, फॉग आपको y मिलेगा, गॉफ आपको x मिलेगा। सो 100% ये आपका इन्वर्टिबल था। बेसिकली करना तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही है, इस डेफिनेशन को चाहो तो आप लिख देना, फिर समझ जाना क्लियरली इट इज अंडरस्टूड दैट कि g इज द इनवर्स ऑफ f, देयरफॉर फिर ये पूरा काम कर देना। और अगर आप चेक करके दिखाना चाहते हैं तो आप फॉग इज इक्वल टू y एंड गॉफ इक्वल टू x प्रूव करके आ जाइएगा, दैट्स इट। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। f आपका एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, आपका फंक्शन f है w से w की तरफ, ओके जी। f इज अ फंक्शन फ्रॉम w से w, w मतलब क्या होता है, होल नंबर्स, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके नंबर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो f एक फंक्शन है w से w, डिफाइंड एज f ऑफ n आपका n माइनस 1 है, कब, जब n आपका ऑड है, ठीक है। तो f ऑफ n आपका n माइनस 1 है जब n आपका ऑड है, और f ऑफ n आप लोगों का n प्लस 1 है जब n आपका इवन है। तो ये डेफिनेशन आपको गिवन है इसमें, ठीक है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, आपको शो करना है, यहाँ पे तो डायरेक्टली इन्हें बोल दिया है कि शो कर दीजिए कि f आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी इनवर्स भी बता दो कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे फंक्शन आपका डिस्क्रीट होता है, टूटा हुआ फंक्शन होता है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये शो करना है कि मेरा फंक्शन f इन्वर्टिबल है। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए अपने पास ना दो रास्ते होते हैं, एक डेफिनेशन वाला रास्ता जो मैंने क्वेश्चन 1 में अप्लाई किया, और दूसरा होता है कि आप 1 1 एंड ऑन 2 प्रूव कर दो, ठीक है। तो जब आप किसी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 प्रूव करते हैं तो बेसिकली आप ये बताते हैं कि गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और अगर आपको याद है तो बाइजेक्टिव फंक्शन ही वो फंक्शन होते हैं जो इन्वर्टिबल होते हैं। तो जब भी फंक्शन आपका इस तरीके से 2 पॉइंट पे टूटा है ना, तो आप इन्वर्टिबल शो करने के लिए 1 1 एंड ऑन 2 वाला रास्ता अपना लिया करो, तो ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन आपका एक है, जैसे आपका प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, तो आप क्या करें, आप उस डेफिनेशन को लगा लें। तो एक ये जो मैटर है, ये जो डाउट है ना आपका, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। तो जब भी फंक्शन इस तरीके से टूटा हुआ मिलता है आपको, 2 डेफिनेशन है फंक्शन की, तो आप इन्वर्टिबल शो करने के लिए उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बताएंगे। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले इनवर्स तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले शो कर देते हैं कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम 1 1 एंड ऑन 2 शो करेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले 1 1 शो करते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से लिख लो चाहो तो, ठीक है। कैसे, इस तरीके से कि फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू दिस। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इन्वर्टिबल शो करना है अपन को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर इन्वर्टिबल। सबसे पहले हम शो करेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है, ठीक है जी। तो आ जाओ आप लोग, सबसे पहले आप शो करेंगे फॉर 1 1। अब 1 1 के लिए आपको याद होगा हम लोगों ने इसी टाइप का ना एक क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व किया था कि जब भी डिस्क्रीट फंक्शन होता है, फंक्शन आपका टूटा हुआ होता है, तो यहाँ पे केसेस बनते हैं, राइट। आप इसे डायरेक्टली कैसे 1 1 शो करने वाले हो, आप यहाँ पे कुछ केसेस बनाएंगे। जैसे कि केस नंबर 1 हो सकता है कि आपका एक n1 n2 ले लो आप। n1 n2 कहाँ से लिए हमने, n1 n2 हमने होल नंबर डोमेन से लिया, ठीक है। पहले लिख देते हैं अपन, लेट n1 n2 बिलोंग्स टू होल नंबर डोमेन, ठीक है। अब केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 में हम अपने n1 और n2 को दोनों को ऑड ले लेंगे, राइट। क्योंकि आपके पास डेफिनेशन कैसी है कि अगर n आपका ऑड होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से ओपन होती है। तो हम लिखेंगे कि क्या, आप लिख देंगे यहाँ पे कि लेट n1 n2 बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n1 n2
आर ऑड नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं ये? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखेंगे आप लोग, ऑड नंबर्स, ये आपके ऑड नंबर्स है। n1 n2 होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और n1 n2 क्या है? हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब अगर आपको याद है कि जब भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना होता है तो हम उनकी इमेजेस को सेम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप इमेजेस को सेम लेके चलेंगे, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, ठीक है। f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। तो f ऑफ n1 में कौन सा फंक्शन लिखने वाले हैं अपन? f ऑफ n1 में कौन सा लिखेंगे? n1 कैसा है? ऑड है। तो जब आपका n1 ऑड है तो f ऑफ n क्या होगा? f ऑफ n आपका n1 माइनस 1 होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे n1 माइनस 1। ओके जी। n2 क्या है आपका? n2 भी आपका ऑड है। तो अगर n2 ऑड है तो f ऑफ n2 में आप कौन सी इमेज लिखेंगे? n माइनस 1, मतलब n2 माइनस 1। तो आप यहाँ लिखने वाले हैं n2 माइनस 1, ठीक है। -1 से -1 आपका चला जाएगा, आपको मिलेगा n1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब क्या हो गया? केस 1 में आपने इमेजेस को सेम लेके चला था और एलिमेंट्स भी आपके सेम आ गए, मतलब फंक्शन कैसा है आपका? 1 1 है। तो ये तो केस 1 है। अभी इसमें दूसरा केस भी बनेगा। दूसरा केस क्या बनाएंगे आप लोग? केस 2। केस 2 में आप लिखेंगे कि देखो क्या कि आपके n1 n2 कहाँ से आए हैं? आपके n1 n2 आए हैं होल नंबर के सेट से, और दोनों ही n1 एंड n2 कैसे हैं? आपके इवन नंबर्स हैं, ठीक है। कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स है। तो अगर मैंने दो इवन नंबर्स को पिक कर दिया डोमेन में से और मैं कह रही हूं कि इनकी इमेजेस ना मैं इक्वल लेके चल रही हूं, मतलब f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 हम लेके चल रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा f ऑफ n1 क्या होगा? n1 क्या है? मेरा इवन है। तो जब मेरा नंबर इवन होता है तो f ऑफ n क्या होता है? n प्लस 1। तो अगर मेरा n1 इवन है तो f ऑफ n1 क्या होगा? n1 प्लस 1। तो आप यहाँ लिखेंगे n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2 क्या है मेरा? अगेन इस केस 2 में n2 मेरा इवन है, तो n2 अगर इवन है तो f ऑफ n2 क्या होगा? n2 प्लस 1। तो आप यहाँ लिखेंगे n2 प्लस 1। प्लस 1 से प्लस 1 आपका चला जाएगा और आपको यहाँ मिलेगा n1 इज इक्वल टू n2, मतलब अगेन आपने देखा कि फंक्शन आपका 1 1 आ रहा है, ठीक है। क्या आपको लगता है इसके अलावा कोई और केस बनेगा? यस मैम, बिल्कुल बनेगा। सुनो आप, फंक्शन कैसा है? टूटा हुआ फंक्शन है। तो एक बार आपने अपने दो एलिमेंट्स को जो डोमेन से उठाया, आपने उनको ऑड ले लिया, दोनों को आपने ऑड ले लिया, ठीक है। केस 2 में आपने दोनों को इवन ले लिया। एक केस 3 बनेगा जिसमें से आप किसी एक को ऑड लेंगे और किसी एक एलिमेंट को इवन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अपन लोग कहाँ पे? केस 3 के पास। सो केस 3 क्या होगा? केस 3 में आप लिखेंगे कि देखो आपने दो एलिमेंट्स उठाए n1 n2 दैट बिलोंग्स टू होल नंबर डोमेन। हमने कहा कि लेट n1 हमारा ऑड है और n2 हमारा इवन है, ठीक है मैम। फिर तो एक और केस बनेगा, कौन सा? केस नंबर 4। उसमें क्या लिखोगे आप? उसमें हम लिखेंगे कि n2 इवन, n1 इवन है और n2 ऑड है, ठीक है। आप केस 4 भी बना लेना। लेकिन यहाँ पे पता है क्या होता है? केस 3 और जो केस 4 है, बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं? किसी एक को ऑड ले रहे हैं और दूसरे को इवन ले रहे हैं। एक केस ये है और दूसरा केस आप बोल रहे हो कि n1 को इवन ले लो, n2 को ऑड ले लो। ये दोनों सेम रिजल्ट ही देते हैं, तो इसीलिए आप एक केस ले लेते हो। कुल मिला के दोनों में हो क्या रहा है? एक इवन है, एक ऑड है। अब कौन सा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दोनों रिजल्ट तो आपको सेम ही देने वाले हैं, इसलिए केस 3 पे ही रुक जाते हैं। अगर आप केस 4 बना के इन दोनों को लिख के दिखाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों सेम रिजल्ट यील्ड करते हैं, इसीलिए हम एक ही केस बना देते हैं। चलो, अब आपने कहा कि फिर से प्रूफ तो हमें 1 1 ही करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। हम इन दोनों की इमेजेस को सेम लेके चल रहे हैं। n1 क्या है आपका? ऑड। जब आपका नंबर ऑड होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? n1 माइनस 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? n1 माइनस 1। n2 क्या है? इवन। तो जब आपका नंबर इवन होता है तो f ऑफ n2 क्या होगा? n2 प्लस 1। तो आप लिखेंगे यहाँ n2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, अब n1 माइनस n2 ये गया यहाँ पे तो -2, कुछ इस तरीके का मिल रहा है आपको, ठीक है।
क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्या किया मैंने, +2, सॉरी, इसको यहां शिफ्ट किया, ये यहां पे आया तो 2 आ गया। आपको यहां पे n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। हमें जब 1 1 प्रूफ करना होता है तो हमारा टारगेट क्या होता है कि अगर आप दो एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम लेके चल रहे हो तो वो आपकी एलिमेंट्स भी सेम आ जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये -1 से +1 कटा नहीं, आपको क्या मिला, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। आपको मिलना क्या था, ये। अब ये बताओ आपको क्या है ये चीज, क्या यहाँ पे n1 n2 के बराबर है? नहीं मैम, n1 n2 के बराबर नहीं है। और आपने हमें पढ़ाया था कि अगर आप जितने भी केस बना रहे हो, तीनों ही केस, अगर 4 हैं तो 4 केस, चारों ही केस में अगर आपका फंक्शन 1 1 आएगा तभी आप ओवरऑल कहते हैं कि आपका फंक्शन 1 1 है। लेकिन मैम इस वाले केस में तो हम ये देख रहे हैं कि n1 तो n2 के बराबर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। रुक जाओ अभी आप लोग 1 मिनट, थोड़ा सा और सोचो। अगर आप लोगों को इतनी बातें याद थी ना, बहुत अच्छी बात है कि देखो जब भी इस तरीके का टूटा हुआ फंक्शन होता है तो आप मैक्सिमम जितने केसेस बन सकते हैं उतने केसेस बनाते हैं। जैसे हमने केस 1 बनाया, हमें 1 1 मिला, हमने केस 2 बनाया, हमें 1 1 मिला, केस 3 में हमने अपनी इमेजेस को सेम लेके चले लेकिन एलिमेंट्स हमारे सेम नहीं आ रहे, हमें तो कुछ अजीब सा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब n1 हमें n2 के बराबर मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब कि ये नॉट 1 1 है। तीनों केसेस में अगर एक भी नॉट 1 1 आता है इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन नॉट 1 1 है। ठीक है, लेकिन मैम यहाँ तो इनने बोला है शो करो फंक्शन इन्वर्टिबल है और इनवर्स फाइंड करो, ऐसा कैसा क्वेश्चन बना दिया इनने। अब आपको ना थोड़ा ध्यान से सोचना होगा। बात तो आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि जितने केस बन रहे हैं उन सब में 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समस्या आ गई है ना। ठीक है, ओके, लेकिन सुनो, किसी भी केस को ये कह देना कि तुम्हारे वजह से फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा है, उससे पहले आपको एक चीज और चेक करनी होती है, और पता है वो क्या है? वो ये होता है कि आपको ये कंफर्म करना है क्या ये केस बनेगा भी, राइट? ये कौन सी बात हो गई? बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको किसी भी केस में आपने देखा यहाँ पे ऊटपटांग सा रिजल्ट आ रहा है, तो आपको ना ये बोलने से पहले कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये केस 3 जहां पे हम किसी एक को ऑड और दूसरे को इवन कंसिडर करने का प्लान बना रहे हैं, क्या ये केस पॉसिबल है भी या नहीं है? पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या हमने ये जो केस लिया है क्या ये पॉसिबल है। मैम इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, आप जरा ये देखो, आपने n1 क्या लिया है, ऑड, माइनस आपने n2 क्या लिया है, इवन। ऑड माइनस इवन आपको मिल रहा है इवन। अब जरा सोचो, क्या ऐसे कोई ऑड और इवन नंबर्स के पेयर आप अपने दिमाग में सोच सकते हो जिनका सब्ट्रैक्शन आपको इवन नंबर दे दे? मतलब कि मैंने सपोज एक ऑड नंबर ले लिया 7 और एक इवन नंबर ले लिया 2, तो 7 में से 2 गया, मुझे कितना मिल रहा है? 7 में से 2 गया तो मुझे तो ऑड मिल रहा है 5। चलो और नंबर सोचते हैं, हमने 3 लिया और हमने 2 लिया, मुझे 1 मिल रहा है, मतलब ऑड मिल रहा है। आपको वहां पे ऑड माइनस इवन करके इवन मिल रहा है, लेकिन हम थोड़ा जनरली सोच रहे हैं क्या किसी ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन नंबर से हमें इवन नंबर दे सकता है? हमने थोड़े और बड़े नंबर सोचे, हमने 10 ले लिया और हमने 9 ले लिया। अरे भाई रुको, ऑड लेना है, हमने 9 ले लिया, हमने 8 ले लिया, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। मतलब ये बात तो सच है कि अगर हम इसे जनरलाइज करके कहें ना तो ऑड माइनस इवन कैन नॉट बी इवन, ऑड माइनस इवन कैन नॉट बी इवन, यानी ऐसा केस तो बन ही नहीं सकता। जब ऐसा केस बन ही नहीं सकता तो अगर यहाँ पे n1 इक्वल टू n2 नहीं आ रहा तो हम ये कैसे कह दे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है? क्योंकि पहली चीज तो ये है, ये केस ही पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इस केस को कंसिडर ही नहीं करेंगे। खुद देखो ना आप, ऑड माइनस इवन, इवन कब से मिलने लग गया? आप चाहो तो एक और ऑड नंबर ले लो, 13,
13 ऑड ले लो, आपको इवन 12 लेना है, 10 लेना है, 10 ले लो, क्या मिल रहा है आपको फिर से ऑड ही मिल रहा है। तो ये तो गारंटी है कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये केस बन ही नहीं सकता। तो जब ये केस बन ही नहीं सकता तो हमने क्यों बनाया? हम कहेंगे ही नहीं देखो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो हमें इसे कंसिडर ही नहीं करना है। इसी तरीके से जब आप केस 4 बनाएंगे ना, आप इसको इवन इसको ऑड लोगे, तब भी आपको एक ऐसा रिजल्ट यहाँ मिलेगा जो एब्सर्ड होगा, जो बन ही नहीं सकता। तो जब आपका केस नहीं बन सकता है तब आप उसे इग्नोर करते हैं, और जो केस की वजह से आपको 1-1 मिला था सिर्फ उनको ही कंसिडर करना है, क्योंकि एक ये केस बन सकता है, एक ये बन सकता है। केस 3 और केस 4 बन ही नहीं सकता, तो इसीलिए वो केस कैसे हैं? इग्नोर्ड है, आपको उनसे बात ही नहीं करना। ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल, और दोनों ही केस में मुझे 1-1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यस द गिवन फंक्शन f सच दैट w से w इज 1-1। आई होप ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे। अब चलते हैं इसमें ऑन टू प्रूव करने के लिए। सो ऑन टू प्रूव करना है, देखो अपन को बेसिकली फंक्शन को इन्वर्टिबल करना था, हमने 1-1 कर दिया है। ऑन टू कर देंगे तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब ऑन टू का केस देखो कैसे होने वाला है। फॉर ऑन टू, ठीक है, फंक्शन कहां से कहां है आपका? फंक्शन है आपका होल नंबर से होल नंबर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं इधर, तो मुझे कैसे समझ में आने वाला है कि होल नंबर से होल नंबर है, यहां से यहां आप जा रहे हो। कुछ नंबर्स लिख लेते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्योंकि बहुत बड़ा सेट होता है। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पहले अपन खुद समझ लेते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। फंक्शन ऑन टू कब होता है? फंक्शन ऑन टू तब होता है जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे। मतलब कोडोमेन में बैठा हर एलिमेंट शुड बी द इमेज, ठीक है। यहां बैठा हर एलिमेंट इमेज होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट की जो डोमेन में बैठा है, ठीक है। तो इन सबको इमेज होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे? ऑन टू कहलाएंगे। ओके जी, तो यहाँ पे अगर हम अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करें, सो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि आपको n-1 मिलता है अगर n आपका ऑड है, और आपको n+1 मिलता है अगर n आपका इवन है। ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। चलो अब एक काम करें, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं होल नंबर के सेट में आपके पास ऑड एंड इवन दोनों तरीके के नंबर हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने ऑड नंबर लिया 1, ऑड नंबर लिया मैंने 1, तो इसके लिए मुझे कोई कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप देखो, इधर देखो, आप इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने एक ऑड नंबर लिया, सपोज 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1-1 क्या मिल रहा है? 0। तो 1 का कनेक्शन किससे है? 0 से है। फिर अगर मैंने दूसरा ऑड नंबर 3 लिया, तो 3-1 कितना? 2। तो 3 का कनेक्शन किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। फिर अगर मैंने 5 लिया, तो 5 में से 1 गया, 4। तो 5 का कनेक्शन किससे हो रहा है? 4 से। ऐसे नीचे 7 का कनेक्शन 6 से होगा। उसके बाद 9 का कनेक्शन आप देख सकते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे आप, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ मेरे कोडोमेन में बैठे जितने भी इवन नंबर्स हैं ना, उसके लिए मुझे इधर डोमेन में क्या मिल रही है? प्री इमेज मिल रही है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए खुद को समझाने के लिए। आप अगर बैठ के ऐसे डायग्राम बनाते जाएंगे ना, तो जितना भी बड़ा सेट होगा होल नंबर्स का, सबके सब जितने भी मेरे इवन नंबर्स बैठे हैं कोडोमेन में, इन सब की मुझे पीछे प्री इमेज मिलने वाली है। 0 का कनेक्शन 1 से हुआ, 2 का कनेक्शन 3 से हुआ, 4 का कनेक्शन 5 से हुआ, 6 का कनेक्शन 7 से होगा। उसके बाद आप जाएंगे इसी तरीके से 8 का कनेक्शन किससे होगा? 9 से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबके कनेक्शन मिल रहे हैं। मतलब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी मेरे n, ठीक है, इवन है, n जितने भी मेरे इवन है, और कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं ये लोग होल नंबर कोडोमेन के सेट में, ठीक है। जितने भी n दैट बिलोंग्स टू होल नंबर कोडोमेन, और ये जो मेरे n इवन है, कैसे है? n इवन, ठीक है। जितने भी मेरे n नंबर्स इवन है जो होल नंबर के कोडोमेन के सेट में बैठे हैं, उनके लिए
उनके लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है? उनके लिए एग्जिस्ट कर रहा है n+1, मतलब ऑड नंबर्स बिलोंग्स टू होल नंबर डोमेन। क्या ये भाषा समझ में आ रही है? मैंने क्या लिख दिया? देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे चीजों को डिकोड किया। मैंने सबसे पहले यहाँ के ऑड नंबर के कनेक्शन किए, ठीक है। तो मैंने ये पाया, जब मैंने कनेक्शन किया डेफिनेशन का यूज करके, अगर मैं ऑड नंबर रखती हूँ तो मुझे ये डेफिनेशन लगानी है, यहाँ मुझे इनकी इमेज मिलती है ना, ये एलिमेंट्स हैं, ये उनकी इमेज है। तो मैंने ये देखा कि जो 0 नाम का एक इवन नंबर है, राइट, उसका कनेक्शन ऑड नंबर से हो रहा है। 0 के लिए प्री इमेज 1 है, 2 के लिए प्री इमेज 3 है, 4 के लिए 5 है। तो मैंने कहा कि जितने भी मेरे इवन नंबर्स n नाम के कोडोमेन में बैठे हैं, उनके लिए मुझे n+1 नाम का एलिमेंट मिल रहा है। अरे 2 इवन है तो 2 + 1 क्या होगा? ऑड होगा ना, 3। तो वही कहा, अगर n इवन है, कोडोमेन में है, उनके लिए कौन मिल रहे हैं मुझे? उनके लिए मुझे n+1 ऑड नंबर्स मिल रहे हैं डोमेन में। मतलब जितने भी मेरे इवन नंबर्स हैं, इन सब का तो कनेक्शन मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे इवन नंबर्स तो इमेज है। अब चलते हैं अपने ऑड नंबर्स को देखते हैं। अब एक काम करो, अब आप यहाँ पे जो इवन नंबर्स बैठे हैं आपके डोमेन में, उनका कनेक्शन बनाओ, ठीक है। चलो अब अपन अपने इवन नंबर्स का कनेक्शन बनाते हैं। सपोज मैंने 0 लिया, तो 0 यहाँ रखूंगी तो 0 + 1 1, मतलब मेरे इस 0 का कनेक्शन किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है। 2 ले लेते हैं अपन, 2 इवन है, यहाँ रखेंगे 2 + 1 3। तो मैंने देखा कि मेरे इस 2 का कनेक्शन 3 से हो रहा है। फिर ऐसे ही 4, तो 4 का कनेक्शन 5 से हो रहा है। 6 लिया, 6 इवन है, तो 6 का कनेक्शन किससे हो रहा है? 7 से हो रहा है। ऐसे जब मैंने आगे चेक किया तो पता है मैंने क्या नोटिस किया? मैंने अपनी कोडोमेन को नोटिस किया। मैंने कहा कि मेरे इस कोडोमेन में जितने भी ऑड नंबर्स बैठे हैं ना, वो सब डोमेन में बैठे इवन नंबर्स के लिए क्या है? इमेज है। मतलब ऑड नंबर्स इन कोडोमेन इमेज बन जाते हैं किनकी? इवन नंबर्स इन प्री इमेज की। मतलब मैं इसको ऐसा लिखूंगी, ऑल्सो, ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। ऑल्सो फॉर ऑल n जो मेरे ऑड हैं और बिलोंग करते हैं होल नंबर कोडोमेन में, उनके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। चेक करना एक मिनट, जो ये मेरे ऑड नंबर्स हैं, 1 का कनेक्शन किससे हुआ है? 0 से हुआ है। 3 का कनेक्शन किससे हुआ है? 2 से हुआ है। मतलब उनके एक कम वाले से हो रहा है ना। तो आप देखो, जितने भी मेरे n ऑड हैं जो कोडोमेन में बैठे हैं, उनके लिए एग्जिस्ट करता है n-1 इवन नंबर जो होल नंबर में है और साथ ही साथ मेरे डोमेन में है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? देखो, अगर आपने 1 लिया तो 1 मेरा ऑड है, कहां बैठा है? कोडोमेन में बैठा है। तो 1 के लिए मुझे प्री इमेज क्या मिली? 1 के लिए मुझे प्री इमेज मिली है 1 - 1 0। ठीक है, 3 मेरा ऑड है, 3 मेरा ऑड है, बैठा है कोडोमेन में। 3 में से 1 किया, मुझे मिला 2। तो 3 का कनेक्शन किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। मतलब यहां बैठे इवन नंबर का पीछे कनेक्शन किससे है? ऑड नंबर से। यहां बैठे ऑड नंबर का पीछे कनेक्शन है इवन नंबर से। तो कुल मिला के हमें ये चीज गारंटी हो जाती है कि मेरे कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटने वाला। जो ऑड नंबर्स हैं उनके लिए मुझे पीछे प्री इमेज मिलेंगे इवन, और जो इवन नंबर्स हैं उनके लिए मुझे डोमेन में प्री इमेज मिल जाएंगे ऑड नंबर्स। मतलब मेरा जो कोडोमेन है इट इज नॉट एम्प्टी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या? Therefore F is onto। चलो ये बात बता दो किस किस को समझ में आ गई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ना आप सबसे पहले जब भी onto प्रूव करना हो ना, तो हमेशा डायग्राम बनाए, खुद एकदम सेटिस्फाई हो जाएं कि ये है onto कि नहीं है। उसके बाद जब आप चीज़ों को लिखोगे ना अपने आप से, तो आप एक अच्छी स्टेटमेंट लिख के आओगे और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? चलो अब हमें क्या करना है, मतलब मेरा जो गिवन फंक्शन था वो मेरा 1 1 भी हो गया, onto भी हो गया। तो कुल मिला के मेरा फंक्शन f कैसा हो गया? इन्वर्टिबल हो गया। इतना करने के बाद आप एक लाइन लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड onto, therefore it is bijective, therefore it is invertible। ठीक है, तो पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का आपने उड़ा दिया। अब चलते हैं इसका इनवर्स फाइंड करने।
तो इनवर्स हमें फाइंड करना है। अब इनवर्स क्या होता है, सुनो जरा, इनवर्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये चीजें पलट जाती हैं, राइट। अब आपका जो सेट है, आपका जो फंक्शन है, टूटा हुआ फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन दो तरीके से डिफाइन है, तो यहाँ पे हमको इनवर्स भी कैसा मिलने वाला है, दो टाइप का इनवर्स मिलने वाला है। मतलब क्या, मतलब ये है कि देखो, मतलब ये है कि अगर आपका n इवन है, ठीक है, कहाँ चले अपन, आगे चलो, यहाँ लिखेंगे अपन इनवर्स, आ जाओ। इनवर्स के लिए फॉर इनवर्स, अब आपको पता है जब फंक्शन हमारा f के टर्म्स में है तो इनवर्स हमारा g के टर्म्स में होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब if n is odd, जब n आपका odd है, ठीक है, तो n जब आपका odd है तो g of n क्या होगा, g of n क्या होगा, चेक करो, g of n होगा आपका n प्लस 1, ठीक है, n माइनस 1, n माइनस 1, जी एन आपका n माइनस 1 होगा। अभी समझाती हूं। और अगर इफ n आपका इवन है तो g ऑफ n क्या होगा, g ऑफ n होगा आपका n प्लस 1, ठीक है। ये आपका इनवर्स होने वाला है। यहाँ पे देखो, फंक्शन f कहां से था, होल नंबर से होल नंबर की तरफ था, ठीक। आपका जो फंक्शन g है वो कहां से कहां की तरफ होगा, क्योंकि इनवर्स है, राइट। तो g फंक्शन मेरा यहां से यहां की तरफ होगा। मतलब अब ये मेरा डोमेन कहलाएगा, ये मेरा कोडोमेन कहलाएगा। मैं ये देख लूंगी जब मुझे डिफाइन करना है, मतलब बेसिकली g के लिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो मेरे g ऑफ n यहां बैठेंगे और मेरे n यहां बैठेंगे। तो मैंने कहा कि जब भी मेरे n ऑड है ना, डेफिनेशन बनाना है, फंक्शन की डेफिनेशन दो तरीके से है तो उसके इनवर्स की डेफिनेशन भी दो तरीके से होगी। तो मैंने कहा जब भी मेरे n ऑड है 1, 3, 5, तो उनके लिए g ऑफ n कैसा मिल रहा है, देखो आप, 1 है तो 1 माइनस 1 हुआ, 3 है तो 3 में से 1 माइनस किया, तो जब भी मेरा n ऑड है तो n माइनस 1 करके मुझे फंक्शन की डेफिनेशन मिलती है। और जब भी मेरे n इवन है, चेक करो आप, जैसे 0 है तो इसका आंसर कैसे मिल रहा है, 0 प्लस 1, मतलब n प्लस 1। जब 2 है तो 2 प्लस 1, ठीक है। तो जब मेरा n इवन है तो g ऑफ n क्या बना, n प्लस 1 मिला। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा ना, यही तो आपका फंक्शन f था, मतलब फंक्शन f का इनवर्स वो खुद ही है। चेक करो आप, जब आपका n ऑड है तो n माइनस 1 था, n इवन है तो n प्लस 1 था, सेम चीज यहाँ पे आ गई। तो बस ऑब्जर्वेशन है और कुछ भी नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना। और याद रखिएगा कि जब आपका फंक्शन टूटा हुआ होता है, राइट, डिस्क्रीट फंक्शन है, दो तरीके से वो डिफाइन है, और फिर अगर आपको इन्वर्टिबल फाइंड करना है, सबसे बेस्ट तरीका है उस केस में कि आप 1, 1 एंड ऑन टू फाइंड कर दीजिए, फंक्शन को बाइजेक्टिव बता दो और कह दो कि इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। और फिर जब इनवर्स फाइंड करना है, डिस्क्रीट फंक्शन है, आपको इस तरीके से ही सोचना होगा और आप इसका इनवर्स लिख के आ जाओगे। तो बड़े ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं। एक और जो नई चीज आपने इस क्वेश्चन में सीखी वो क्या थी कि कभी कभी हमें केस को इग्नोर करना होता है 1, 1 वाले केस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किस केस को इग्नोर किया था कि भाई ऑड माइनस इवन, इवन कब से होने लगा, 3 में से 2 गया, आपको ऑड मिलता है, ठीक है। हमारे पास क्या आया था कि एक ऑड नंबर था, एक इवन नंबर था, सब्ट्रैक्शन पे इवन आ रहा है, और हम कह रहे थे देखो यहाँ तो एलिमेंट्स इक्वल आए नहीं, मतलब 1, 1 नहीं है। नहीं, वो चीज बिल्कुल गलत है। आपको ये चेक करना है क्या आप जो केस बना रहे हो वो पॉसिबल भी है या नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो इग्नोर करो, जो केस पॉसिबल है उनको देख के कह दो कि 1, 1 है कि नहीं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन ने समझाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 8-10 स्टार लगा लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ, डिफाइन है ये f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपका फंक्शन है f ऑफ x। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f ऑफ fx, ये आपको इसमें फाइंड करना है। ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये, तो कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे इस f ऑफ x की वैल्यू को उठा के रख दो, तो क्या आएगा f ऑफ x
ठीक है, ये लिखा f, यहाँ लिखा है f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये लिखा है f। अब सुनो, ये तो कितनी बार पढ़ा है अपन ने। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये f लिखा है, ये इसके अंदर जो लिखा है ना, ये पूरा x माना जाता है। हम जानते हैं कि जब f ऑफ x होता है तो इस तरीके से इसे ब्रेक करते हैं। अभी हमारा x कौन है? अभी हमारा x ये कैपिटल X है। मतलब मुझे इन छोटे छोटे x की जगह पे क्या रखना है? इस कैपिटल X की वैल्यू को रखना है और फिर उसे एक्सपेंड करना है। मतलब अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखने वाली हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। देखो ना, जब f ऑफ x था तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो जब आपके पास f ऑफ ये वाला x है तो इन छोटे छोटे x की जगह पे ये बड़े बड़े x आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो मैंने ये ब्लू कलर से लिखा है ना, सिर्फ समझाने के लिए, आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, हम समझ गए। अब यहाँ इस कैपिटल X की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे आप माइनस 3। ओके, कैपिटल X क्या है आपका? ये, तो उसकी वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और आपने लिखा प्लस 2। राइट, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है अपन ने। राइट, f लिखा है तो f के लिए छोटा सा x होता है। हमारे पास छोटा सा x नहीं, हमारे पास तो बहुत बड़ा x था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ x है वहाँ पे अपने इस बहुत बड़े x को लिख दो आप। अब सुनो, यहाँ पे होल स्क्वायर था वो भी बनाओ। अब आगे कैसे बढ़े अपन? ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है, लग तो रहा है मैम, लेकिन याद नहीं आ रहा है। चलो याद करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कब पढ़ा था? 9th क्लास में। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद है कि नहीं? चलो, नहीं याद है तो अब याद करो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये बड़ी सी आइडेंटिटी हमें यहाँ लगानी है। ओके, चलो लगाते हैं इसको, पीछे ही चलते हैं, अपने काम करते हैं। तो हमारे पास ये है, लिख लो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर है आपके पास माइनस 3 और इसमें मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x, फिर क्या है? 3 2 6। चेक करो, 3 का मल्टीप्लाई करा है बस आपने। अच्छा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई था, सबके साइन बदल जाएंगे, तो सबके साइन बदल दिए हमने, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, देखो ना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6, फिर आगे लिखा है प्लस 2। ठीक, अब बस इसको ओपन करना है इस फॉर्मूले से। तो चलो ओपन करते हैं इसको। क्या मिलेगा? x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस 3x को आप ऐसा लिख लेना, प्लस माइनस 3x, तो ये आपका b बन जाएगा। तो b का क्या है? स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए वो आपका जो नेगेटिव साइन था उड़ गया। तो दिस इज 9x स्क्वायर। ओके, प्लस 4 प्लस 2ab, तो 2ab इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 6x क्यूब प्लस 2bc, b और c इनका मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस 2 2 4, 4 3 12 और आपने लिखा x प्लस 2ca प्लस 2 2 4, आप लिखेंगे 4 एंड दिस इज x स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, बस आप कर लो, चेक कर लेना सही आ रहा है कि नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। माइनस 4 एंड प्लस 4 क्या हुए बोलो? उड़ गए, तो बिल्कुल उड़ा दो इन्हें, चले गए। फिर आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है x की पावर 4, एक्स क्यूब वाला टर्म 6x क्यूब। ठीक, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को गिन लो आप, कितने कितने हैं? 9 और 1 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर कौन है आपके पास? फिर है आपके पास माइनस 12x प्लस 9x माइनस 3x। तो ये आ रहा है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, सब परफेक्ट है क्या? कोई समस्या किसी को इस क्वेश्चन में? हमने आसानी से, सिर्फ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था और इस प्रॉपर्टी का यूज करना था और इस क्वेश्चन को हमने फिनिश किया। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे।
सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे कि शो दैट द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू दिस। अच्छा, f सच दैट r टेंड्स टू दिस मतलब डोमेन ये है, कोडोमेन आपका ये है। कोडोमेन में आप लोगों को ना -1 and 1 के बीच में ही रहना है। मतलब डोमेन में तो सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन कोडोमेन में कौन से रियल नंबर्स हैं? जो -1 and 1 के बीच में है। अच्छा जी, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, कैसे लिखा है ये? f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ठीक, और यहां लिखा है कि x बिलोंग्स टू r। आपको बोलना है कि आपका ये फंक्शन f जो है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब एक बार देख लो आप कि आपके फंक्शन की डोमेन है रियल नंबर्स और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन में आपको वो सभी x लेने हैं रियल नंबर से जो -1 और 1 के बीच में है। ये आपकी कोडोमेन है, मतलब -1 से 1 के बीच वाले एलिमेंट्स। आपको -1 और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, उनके बीच में जो एलिमेंट्स है ना उनको लेना है। ठीक है जी, चलो क्या करें? 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, इसका मतलब उससे पहले 1 1 एंड ऑन टू से पहले जरा एक बार आप अपने इस फंक्शन की डेफिनेशन को देखो। क्या ये फंक्शन टूटा हुआ फंक्शन है? कहा मैम एक ही तो फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस मॉड x। नहीं, ये एक फंक्शन नहीं है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे मॉड नजर आएगा। और मॉड्यूलस फंक्शन पता है कैसे ब्रेक होता है? आपका जो मॉड x होता है दिस इज इक्वल टू x जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और मॉड x आपका -x होता है जब x आपका लेस देन 0 हो। राइट, तो दिखने में ये एक है, लेकिन यहाँ पे जब आप इसे ब्रेक करेंगे ना तो ये दो तरीके से ब्रेक होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे आप लिखने वाले हैं इधर f ऑफ x इज इक्वल टू कैसा? सी, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये मॉड फंक्शन कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, यानी आप लिखेंगे x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, फिर जब आपका x नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो मॉड कैसे ओपन होता है? नेगेटिव साइन के साथ, तो आप इसे लिखेंगे x अपॉन 1 माइनस x। क्या ये चीज हम समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखो इसको, क्या ये चीज क्लियर है? तो दिख रहा था कि एक फंक्शन है लेकिन मॉड्यूलस है ना, तो उसे ब्रेक करके लिखना पड़ता है। तो ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन आप अभी से सीख लो, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती है। सो मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है? x जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मॉड x होता है -x जब आपका x लेस देन 0 हो। तो इसी लॉजिक को अपनाते हुए हमने इस डेफिनेशन को इन तरीके से ब्रेक करके लिख दिया। अब चलते हैं और इसमें 1 1 का केस बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब मुझे इसे 1 1 प्रूव करना होगा तो कितने केस बनाओगे आप लोग? मैम यहाँ तो केस बनेंगे। पहला, आप पॉजिटिव नंबर्स ले लेना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि आपने दो पॉजिटिव नंबर्स लिए। x लेस देन 0 का क्या मतलब है? कि आपने दो नेगेटिव नंबर्स लिए। तो आप दो पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, दो नेगेटिव नंबर लेंगे, दो केस तो हो गए। तीसरा और चौथा केस बनने वाला है कि किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो और वो तीसरा और चौथा जो केस है उसको हम एक केस बना देते हैं, क्योंकि किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव लेना है। तो अगर मैंने x1 को पॉजिटिव लिया, x2 को नेगेटिव लिया, तो भी आउटकम मुझे सेम ही मिलेगा। और अगर x1 को नेगेटिव x2 को पॉजिटिव लिया तब भी आउटकम सेम मिलेगा। तो इसीलिए फोर्थ केस ना बनाते हुए हम लोग सिर्फ 3 केस बनाते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ओके, चलो नहीं है क्लियर तो अभी क्लियर हो जाएगी। आ जाओ जरा केस 1 पे। केस 1 में हम कहेंगे कि देखो हमने ना क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स को उठाया। लेट x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दे बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। ठीक है, हमने अपने डोमेन के सेट में से जिसमें रियल नंबर्स भरे पड़े हैं उन सब में से हमने दो एलिमेंट्स को पिक किया और वो दोनों एलिमेंट्स मेरे कैसे हैं? पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रही हूँ। ये मेरा केस 1 हो गया। अब फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों की इमेजेस को सेम लेके चलते हैं। तो हम इन दोनों की इमेजेस को सेम लेके चल रहे हैं। अब हमारे चलने से क्या होता है? हमें तो डेफिनेशन लगानी होगी। x1 एंड x2 मेरे पॉजिटिव हैं,
तो f ऑफ x1 के लिए मैं ये डेफिनेशन लगाऊंगी और f ऑफ x2 के लिए भी मैं ये डेफिनेशन लगाऊंगी, ठीक है। तो जब f ऑफ x था तब ऐसा था, f ऑफ x1 है तो x की जगह पे क्या लिख देना है मुझे, x1। तो दिस इज x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1, और ये किसके बराबर है, f ऑफ x2 के। x2 भी मेरा पॉजिटिव है तो इसके लिए भी यही फंक्शन की डेफिनेशन लगेगी, यानी x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2। क्या ये बातें क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब आपको मैम कैसे भी करके x1 इक्वल टू x2 करना है, तो आप सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ओके। तो क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, x2 प्लस x1 x2, ठीक है। आपने क्या किया, x1 x2 दोनों तरफ है तो उन्हें उड़ा दिया, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आता है x1 इज इक्वल टू x2। तो इमेजेस सेम थे, एलिमेंट सेम आ गए, मतलब केस 1 में आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, ओके जी। अब चलते हैं केस 2 पे। सो केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 में हम अपने डोमेन में से दो नेगेटिव नंबर्स को उठाएंगे। सो लेट x1 x2 लेस देन 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। और ऐसा उठाया दो एलिमेंट्स को कि हमने कहा यार देखो उनकी इमेजेस सेम है। आपने दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम कहा है और आपका टारगेट है 1 1 प्रूव करना, तो कैसे भी करके आपके वो दो एलिमेंट सेम ही होने चाहिए, क्योंकि सेम एलिमेंट की ही सेम इमेज होगी तभी फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है। तो चलो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिखा। अब x1 एंड x2 कैसे है मेरे, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो f ऑफ x1 के लिए हमें कौन सी डेफिनेशन लगानी होगी, ये वाली डेफिनेशन लगानी होगी। तो हम लिखेंगे x1 अपॉन 1 माइनस x1। सिंस मेरा x2 भी नेगेटिव है तो f ऑफ x2 के लिए भी डेफिनेशन क्या लगेगी, यही वाली लगेगी। सो x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक है। यार ये चीज़ तो क्लियर है ना, यहाँ x है तो इधर x होता है, अगर x2 लिख रहे हैं तो हर जगह x2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्या करना है आपको, एलिमेंट्स को इक्वल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास आएगा x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, x2 माइनस x1 x2। माइनस x1 x2 दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गए, तो आपको मिला x1 इक्वल टू x2। मतलब केस 2 में भी आपने देखा इमेजेस सेम थी, आपके एलिमेंट्स भी कैसे आ गए, सेम आ गए, मतलब आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन 1 1 है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी तो एक और केस बनेगा आपका, केस 3। केस 3 एंड केस 4 को हम कंबाइन करके बना देते हैं। बेसिकली इस केस में हम क्या करने वाले हैं, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव लेना है। तो हम यहाँ पे केस 4 ना बनाते हुए केस 3 में अपना काम फिनिश कर देंगे। हम लिख देंगे कि लेट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0 एंड दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप चाहते हैं आप बिल्कुल केस 4 बना सकते हैं, लेकिन दोनों का जो आउटपुट है, आउटकम है, वो सेम तरीके का ही आता है, इसलिए हम जनरली उसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप बना के आएंगे केस 4 तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। केस 4 में बेसिकली क्या होगा, आप x1 को लेस देन 0, x2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो आप बना देना। चलो अब यहाँ पे क्या करें, हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया है और हम चाहते हैं 1 1 प्रूफ करना, तो हम इन एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम लेके चल रहे हैं। x1 मेरा पॉजिटिव है तो f ऑफ x1 के लिए हमें ये डेफिनेशन लगानी होगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे x1 अपॉन 1 प्लस x1। x2 मेरा नेगेटिव है, x2 मेरा नेगेटिव है तो f ऑफ x2 के लिए हम इस डेफिनेशन को लगाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी अपनी, x2 डिवाइडेड बाय 1, क्या डेफिनेशन थी, 1 माइनस x2, ठीक है जी। अब क्या, कैसे भी करके आपके एलिमेंट्स बराबर आ जाए तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ओके जी, चेक कर लेते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ठीक है। क्या हो रहा है, सेम साइन होता तो कैंसिल आउट हो जाता, इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट करो, आपको मिल रहा है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, ये उठ के वहां गया तो 2x1 x2। यहाँ पे तो आपके x1 x2 के बराबर नहीं आ रहे, लेकिन मैम हम पहली नज़र में ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ नॉट 1 1।
हम पहले चेक कर लेंगे क्या ये केस पॉसिबल है भी कि नहीं। वेरी गुड, यही चीज आपको क्वेश्चन 2 से समझ के आना था, राइट आपको ऐसा लगेगा कि देखो यार इस क्वेश्चन में x1 बराबर 2 x2 आ ही नहीं रहा, तो मैम नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कहना है आपको, ठीक है। आपको ये नहीं कहना है कि नॉट 1 1, आप चेक कर लेना कि ऐसा केस जो हमने बनाने की कोशिश की है क्या ये केस बनेगा भी इस क्वेश्चन के लिए या नहीं बनेगा। तो ये कैसे चेक करेंगे आप, देखो आपने देखा कि आपने x1 क्या लिया था, आपने x1 लिया था पॉजिटिव, ठीक है, आपका x1 था पॉजिटिव, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव था। आपका x2 क्या है, लेस देन 0, मतलब पॉजिटिव माइनस क्या, नेगेटिव। x2 क्या है आपका, नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया ये टोटल देखो जरा आप यहाँ पे, सुनो एक काम करो, एग्जाम्पल लेके समझते हैं वो ज्यादा सही रहेगा। मेरा x1 पॉजिटिव है, मैंने कहा 3 है, सब्ट्रैक्शन। x2 क्या लेना है, नेगेटिव, मैंने कहा -1, तो ये क्या बन गया, ओवरऑल ये वाला सीन क्या बना आपका, पॉजिटिव बना, ठीक है जी। आपने अपना x1 यहाँ क्या लिया, पॉजिटिव लिया था, सपोज आपने 3 लिया पॉजिटिव, आपने x2 क्या लिया, -1, तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, -6। आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म ये तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कब से होने लग गया, राइट। तो दिस, ये जो केस आपने बनाया है ना, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ क्वांटिटी आपको पॉजिटिव मिल रही है और ये इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ नेगेटिव कैसे आ सकता है, राइट। तो आप कहेंगे कि केस 3 इज नॉट पॉसिबल, इसी तरीके से आपका केस 4 भी नॉट पॉसिबल होगा। तो आप क्या कहेंगे, केस 3 इज नॉट पॉसिबल, ये केस तो बन ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये केस बन नहीं सकता तो आपने कैसे बना दिया, ठीक है, तो हम कहेंगे गलती से, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये इसका हम 1 1 वगैरह चेक नहीं करेंगे। तो हम 1 1 है कि नहीं किस में चेक करने वाले हैं, सिर्फ केस 1 और केस 2 के लिए। केस 3 एंड सिमिलरली जब आप केस 4 को भी बनाएंगे ना, तभी वहाँ पे भी ऐसी ही कुछ कंडीशन आपको मिलेगी, राइट, जिसके वजह से आप कह देंगे कि ये तो एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो जब केस पॉसिबल नहीं है तो केस 3 एंड केस 4 को आप कर देंगे इग्नोर और सिर्फ अपने केस 1 एंड केस 2 को देख के कहेंगे कि यू आर 1 1, ठीक है। तो ये केस आपको बनाना ही नहीं था, ठीक है, ये केस आपको नहीं बनाना, ओनली केस 1 एंड केस 2। तो आप कहेंगे सिंस केस 1 एंड केस 2 कैसे है, 1 1 है और यही दो ओनली पॉसिबल केसेस हैं और ये दोनों ही 1 1 है, इसका मतलब मेरा ये गिवन फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। आई होप ये चीज क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे अपन। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को ऑन टू प्रूव करने के लिए। 1 1 तो ये है, 2 ही केस आपको कंसीडर करना है, 3 एंड 4 में नॉट पॉसिबल आएगा। सो ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक बार अपने क्वेश्चन को फिर से हम लिखेंगे। सो हमारा जो क्वेश्चन था, जो फंक्शन था, उसकी डोमेन थी रियल नंबर, डोमेन क्या थी इस क्वेश्चन की, रियल नंबर, एंड कोडोमेन क्या थी, कोडोमेन थी आपका कि x बिलोंग करता है R में, और कैसा x है आपका, रियल नंबर में तो है लेकिन वो बड़ा है -1 से और छोटा है 1 से, ठीक है जी। और आपके इस क्वेश्चन में फंक्शन की डेफिनेशन है x/1 + mod x। बताओ ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए ना सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, हमेशा ऑन टू के लिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाया करो। हमने इतनी बार पढ़ा है, हर बार हमने यही काम किया है, तो हमने बनाया डायग्राम। डोमेन में तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, डोमेन में क्या लेने हैं आपको, बहुत सारे रियल नंबर्स लेने हैं, लेकिन कोडोमेन में आपको सिर्फ -1 एंड 1 के बीच में जो रियल नंबर आएंगे उनको लेना है। रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, ठीक है। तो डोमेन में रियल नंबर्स आपको लेना है, तो चलो लेना स्टार्ट करते हैं। -3, -2, -1, फिर -0.5, 0, 1, 2, ठीक है, 2.5 एंड सो ऑन। मैम सिर्फ इतने से लिखे आपने, देखो मैंने 3 डॉट बनाया है। 3 डॉट का मतलब क्या है कि इसके अलावा भी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आप डाल दो। ये तो सिर्फ हमने जस्ट एक फील लेने के लिए लिया है कि देखो रियल नंबर कैसे दिखते हैं, यहाँ पे क्या क्या होगा। इनके बीच में भी आपको बहुत सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, ये बात आप मानते हो ना, 2 रियल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही बस समझने के लिए कुछ रियल नंबर्स लिखे हैं, ओके। तो ये एक रफ डायग्राम है आप लोगों के लिए।
ऐसे ही जब आप जाते हैं अपने कोडोमेन में, सो कोडोमेन में आपको -1 एंड 1 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं उनको लेना है। तो सपोज -0.5, 0 और भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में भी और रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग गलत मत समझना कि सिर्फ इतने ही है, नहीं भाई बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन हमें सिर्फ थोड़ा बहुत समझना है, तो इसलिए अपन लोग कुछ रियल नंबर्स बना रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाए। तो 0.5 आपने लिखा 0, 0.1, 0.2, 0.5, आप चाहो तो 0.9 एंड सो ऑन, ठीक। -1 एंड 1 नहीं लेना है आपको, उनके अलावा इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब ले लेने हैं कोडोमेन में। अब आपको ये सोचना है क्या इस क्वेश्चन में जो फंक्शन था आपका, पहले फंक्शन भी बना लो, आपका फंक्शन कैसा था, थोड़ा सा फंक्शन आपका ब्रेक हुआ था, राइट। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये बना था x अपॉन 1 प्लस एक्स जब आपका x था पॉजिटिव, और ये था x अपॉन 1 माइनस एक्स जब आपका x था नेगेटिव। अब हमें ये देखना है क्या यहाँ पे कोडोमेन में बैठा हर एलिमेंट इमेज बनने के लायक है। क्या कोडोमेन में बैठे जितने भी रियल नंबर्स हैं -1 से 1 के बीच में, क्या वो सब इमेज बन पाएंगे यहाँ डोमेन में रखे एलिमेंट्स की, राइट। क्या कोडोमेन में रखे हर एलिमेंट के लिए मुझे पीछे प्री इमेज मिलेगी। कुल मिला के मेरा कोडोमेन का एलिमेंट खाली नहीं छूटने चाहिए, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को इमेज बनना है। अगर वो सब इमेज बन जाते हैं, कोई भी खाली नहीं छूटता है, तो मैं कह दूंगी कि मेरा ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो आप खुद सोचो आप, अगर आप सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं ना, अच्छा सुनो, ऑन टू के लिए हम लिखते कैसे थे, क्या आप लोगों को याद आ रहा है। सुनो, केस 1 बनाओ, केस 1 में आप ले लो कि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ x को आप रिप्लेस करते थे y से, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स लिखते थे, ठीक है। इसके बाद ये y इन टर्म्स ऑफ x है ना, अब x इन टर्म्स ऑफ y जरा लिख के दिखाओ मुझे। तो कैसे लिखोगे आप, दिस इज y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो y इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स, मतलब y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, और आपने लिखा यहाँ x। तो आपने क्या लिखा, केस 1 में ही घूम रहे हैं अपन लोग, क्या लिखा आपने लिखा x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब सुनो, ध्यान से सुनना, केस 1 मैं आपसे कह रही हूं कि जितने भी आपके x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे देखो, अगर मैं पॉजिटिव x ले लेती हूँ, मेरे x कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ मुझे कौन मिलता है, डोमेन में x मिलता है, और यहाँ मुझे y मिलता है, ये हम जानते हैं, y को ही हम f ऑफ x कहते हैं। तो जितने भी मेरे पॉजिटिव x है, ठीक है, तो उन पॉजिटिव x के लिए क्या मुझे y मिलेगा, तो आप यहाँ पे रख के देख लो, जितने भी पॉजिटिव x है आपको y रियल नंबर डेफिनेटली मिलेगा। y कहाँ है, y आपका यहाँ है। अब एक काम करो, क्योंकि हमें कोडोमेन के एलिमेंट को खाली नहीं छोड़ना है, तो हम कोडोमेन के एलिमेंट्स को डाल के चेक करते हैं। मेरे पास -1 से 1 के बीच में एलिमेंट है, राइट। तो मैंने पहले ही क्या कर लिया अपने केस 1 में कि जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस केस में मेरा f ऑफ x कौन था, ये, इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। y मेरे यहाँ बैठे होते हैं, तो यहाँ रखे मैं अपने y को उठा लेती हूँ। कैसे y को उठाऊंगी जरा आप ये सोचो, अगर आपने x पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे आपका y भी कैसा होगा, ये बता सकता है कोई मुझे। अगर मैंने केस 1 में x पॉजिटिव लिया है तो मेरे y कैसे होंगे, देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मेरा y पॉजिटिव ही तो होगा। तो इस केस 1 में मेरा x एंड y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मेरे कोडोमेन में रखे पॉजिटिव y के लिए क्या मुझे डोमेन में कोई x मिलेगा, तो चेक कर लेते हैं अपन। मैंने कोई भी अपना पॉजिटिव y ले लिया, 0.1 ले लिया, यहाँ रखा, हाँ मुझे x मिलेगा, हाँ मुझे x मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने अपना दूसरा पॉजिटिव y लिया 0.9, वहाँ पे y की जगह पे रख दिया, तो मुझे क्या कोई x मिलेगा, यस डेफिनेटली मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मेरे कोडोमेन में पॉजिटिव y रखे हैं उन सब के लिए मुझे x मिल रहा है। सो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर ऑल y which is greater than equal to 0 and belongs to सेट क्या है आपका, कोडोमेन
ठीक है, जो भी मेरे कोडोमेन में बैठे हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इस चाहो तो अपने सेट को पूरा लिख दो यहाँ पे, दैट बिलोंग्स टू कहाँ पे, x बिलोंग्स टू r सच दैट x मेरा -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। तो मेरे हर एक y, हर एक पॉजिटिव y के लिए मुझे मेरा x मिलेगा, और वो मेरा x कैसा होगा, यहाँ पे अपने पॉजिटिव y को डालो, आपको x रियल नंबर ही मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? तभी तो रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, आपको गलती से भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल ही नहीं सकता है। रियल नंबर में पॉइंट, डेसिमल, फ्रैक्शन छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली x मिलेगा। ठीक है, हर पॉजिटिव y का तो चलो हमने कनेक्शन करवा दिया, मतलब इस कोडोमेन में मेरे पॉजिटिव y तो खाली नहीं छूट रहे। ठीक है, इनकी तो गारंटी अपन ने ले ली। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव y रखे होंगे, अब उन नेगेटिव y के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पॉजिटिव तो खाली नहीं है, लेकिन एक से क्या हो जाएगा, हमें तो ऑन टू बताने के लिए अपने कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज ढूंढनी पड़ती है। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव वालों को फिक्स कर दिया कि भाई तुम लोग का तो कनेक्शन है। अब अपने नेगेटिव एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, तो केस 2 बनाएंगे अपन। केस 2 में हम लिखेंगे कि देखो हमने ना x अपना नेगेटिव लिया, तो जब हम अपना x नेगेटिव लेते हैं तो आप लोग जानते हो f ऑफ x को ही अपन y कहते हैं, तो मेरा y क्या होगा, मेरा y हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस x। क्या ये बातें हमें समझ में आ रही है? f ऑफ x क्या हो गया, y, सो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x। अब सुनो, अगर मेरा x नेगेटिव है तो क्या कोई मुझे बता सकता है अगर मैंने यहाँ नेगेटिव रखा तो मेरा y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सोच के बताओ। मैंने x अपना नेगेटिव ले लिया, मैम देखो डिनोमिनेटर वाला तो पॉजिटिव हो सकता है ना, x आपने लेस देन 0 लिया है ना, अरे डेफिनेटली हो सकता है, क्या मतलब क्या है, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव ही होगा। सुनो ना, अब 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक ऐसे x को जो 0 से छोटा है, मतलब यहाँ आप जो भी रखोगे वो 1 से तो छोटा ही है और नेगेटिव है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन न्यूमिनेटर कैसा रहने वाला है, नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, मतलब ओवरऑल जब मैं अपना x लेस देन 0 लेती हूँ तो मेरा y कैसा आएगा, मेरा y भी लेस देन 0 आएगा। तो व्हेन माय x इज लेस देन 0 मेरा y भी लेस देन 0 है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब आप क्या करोगे, आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज y माइनस एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। यहाँ पे अच्छे से लिखें आप, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। अब आपने क्या करना है, अब आपको x कॉमन लेना है एंड दिस इज 1 प्लस वाई। फिर आप क्या करेंगे, y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या देखने वाले हैं आप कि x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। सुनो, यहाँ पे आपका y कैसा है, नेगेटिव है, तो हर नेगेटिव y के लिए जो मेरा कोडोमेन में बैठा है, मैंने कहा ना कोडोमेन में कैसे एलिमेंट होते हैं, y वाले एलिमेंट, मतलब f ऑफ x वाले एलिमेंट, तो जितने भी मेरे नेगेटिव y कोडोमेन में बैठे हैं, क्या मुझे उनके लिए x मिल रहा है? यस, मैं यहाँ कुछ भी रखूंगी मुझे कॉम्प्लेक्स थोड़ी मिलेगा, मुझे रियल नंबर ही मिलने वाला है। और x मेरा क्योंकि इस डोमेन में बैठा है और इस डोमेन में कौन है, सब रियल नंबर्स हैं, तो मैंने ये चीज भी कंफर्म कर लिया कि जितने भी मेरे नेगेटिव y को डोमेन में बैठे हैं उनके लिए मुझे x मिल रहा है और इस डेफिनेशन से मिल रहा है। तो मैं लास्ट में क्या लाइन लिखूंगी, मैं लिखूंगी फॉर ऑल y विच इज लेस देन 0 एंड बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन में कैसा है मेरा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर है -1 से, छोटा है 1 से। तो जितने भी मेरी नेगेटिव y कोडोमेन में बैठे हैं उनके लिए मुझे x मिलता है, और कैसा मिलता है, y अपॉन 1 प्लस वाई के फॉर्मेट का मिलता है। मतलब मेरे कोडोमेन में नेगेटिव एलिमेंट्स खाली नहीं है, उनके लिए मुझे प्री इमेज मिल रही है। तो हमने कुल मिला के ये देखा दोनों केस से कि देखो यार, पॉजिटिव y के भी कनेक्शन है पीछे, नेगेटिव y के भी कनेक्शन है, तो कोई बचा ही नहीं,
इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है। देयरफॉर आप लिख देंगे कि देयरफॉर द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू, कहां से कहां गया ये, x बिलोंग्स टू r सच दैट x is greater than -1 less than 1 is an onto फंक्शन। एक ऑन टू फंक्शन है। क्या आपको ये क्वेश्चन ना एकदम अगर अच्छे से फील हो गया ना तो आपको बहुत मजे आएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। हमने 1 1 एंड ऑन टू दोनों निपटा दिए एक साथ। तो जब फंक्शन टूटा हुआ है तो आपको केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आई रियली विश ये क्वेश्चन भी क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज ना आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो कभी भी इस एक्सरसाइज को मिस नहीं करना है, राइट। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन, ओके जी। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप अच्छे से, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, show that the function f such that r tends to r given by f of x is equal to x cube is injective। आपको बताना है कि आपका एक फंक्शन f है r से r की तरफ और f of x आपको दिया है x क्यूब। ये फंक्शन को आपको इंजेक्टिव बताना है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों, ठीक है। तो आपको बस इस छोटे से प्यारे से क्वेश्चन को इंजेक्टिव बताना है, यानी कि 1 1 बताना है। तो कैसे बताएंगे 1 1 अपन? बताइए जरा। मैम हम बताएंगे, हाँ बोलो। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। आपने डोमेन में से किसी दो x को पकड़ लिया और 1 1 बताना है, तो उन दोनों की इमेजेस को सेम लेके चलो। मतलब आप f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेके चलो, ठीक। डेफिनेशन लगाओ, f of x था तो x क्यूब था, f of x1 है तो क्या बनेगा? x1 का क्यूब इज इक्वल टू f of x2 है तो क्या बनेगा? x2 का क्यूब। अब अगर आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता है तो आप ना बड़े शान से कह सकते हो कि मैम यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि हमारी जो डोमेन है ना रियल नंबर्स है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आप लोगों से प्रीवियस मतलब आई थिंक 1.2 में कभी ना कभी तो पूछा था। तो अगर आपने उस होमवर्क को किया है ना तो आपको पता है कि ये काम मैंने क्यों कर दिया। a क्यूब माइनस बी क्यूब, जब आप इसे फैक्टराइज करते हैं ना तो एक फैक्टर तो आपको मिल जाएगा x1 माइनस x2, जिससे आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा फैक्टर मिलेगा ना क्वाड्रेटिक, उसको जब आप स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। फिर जाएंगे आप अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो मुझे x मिलेगा ना वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है। और हमारे इस क्वेश्चन में, इस डोमेन में कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 लेके चलते हैं। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? देखो ना, इमेजेस सेम थे, एलिमेंट्स आपके सेम आ गए। इसका मतलब आपका फंक्शन f इज इंजेक्टिव। तो आपने अपने फंक्शन को इंजेक्टिव कर दिया। इतना सा क्वेश्चन था ये। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो एक इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक। सो क्वेश्चन 6 आपसे कह रहा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन f सच दैट n से z की तरफ होना चाहिए, g आपका z से z की तरफ होना चाहिए, सच दैट आपका जो गॉफ फंक्शन है वो इंजेक्टिव हो और g आपका इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखी है कि आप एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का सोच सकते हो। तो ठीक है, हम लोग यही समझ लेते हैं यहाँ पे क्या सच में ये जो एग्जाम्पल इन्हें दिया है ये सही है या नहीं। अरे मैम हिंट दिया तो सही तो होगा। अरे ठीक है, लेकिन आप अभी सीख रहे हो, राइट। तो आप इस एग्जाम्पल को ले लो, इस एग्जाम्पल को समझ लो, इसके बाद आप अपने मन से कुछ एग्जाम्पल बनाना है इसका, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शन। एक फंक्शन f है आपका जिसके डोमेन है नेचुरल नंबर और को डोमेन है उसका इंटीजर्स, ठीक है। और एक फंक्शन g है आपका, यहाँ लिख लेते हैं अपन, जिसका डोमेन है इंटीजर्स एंड कोडोमेन भी है इंटीजर्स। एग्जाम्पल दे दो आप ऐसा फंक्शन का, ऐसे दो फंक्शंस का जिसमें आपका गॉफ इंजेक्टिव हो लेकिन g आपका इंजेक्टिव ना हो। तो यहाँ पे जो फंक्शन के लिए एग्जाम्पल लिखा है दैट इज f of x इज इक्वल टू x। f of x को इनने x लिया है
और g ऑफ x की डेफिनेशन इनने दी रखी है आपको कि ये मॉड x है, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म कर लेना है कि हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है क्या सच में यहाँ पे गॉफ मेरा इंजेक्टिव है और g मेरा इंजेक्टिव नहीं है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए ना हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं अपन लोग, अपन यहाँ पे बनाएंगे अपना एक फंक्शन f, दिस इज योर फंक्शन f, ठीक है। इसकी डोमेन है ये इसकी कोडोमेन है, और ये दूसरा फंक्शन g। तो आप देख सकते हो कि जो f फंक्शन है ना उसके डोमेन में कैसे एलिमेंट है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे इसकी जो कोडोमेन है दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या, इंटीजर्स मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो फंक्शन मेरा f जो है इसकी डेफिनेशन n से z की तरफ है, और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि मेरे फंक्शन f की जो डेफिनेशन हमने ले रखी है दैट इज x, ठीक है। इसके बाद जो आपका फंक्शन g है ना वो z से z की तरफ है, तो यहाँ पे हमने बनाया z, तो ये जा रहा है z से z की तरफ। अब यहाँ भी इंटीजर्स हैं तो चलो आ जाओ बना लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। हमने इसकी डेफिनेशन क्या ले रखी है g की, g फंक्शन की डेफिनेशन है कि g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। और जो आपका गॉफ होगा, गॉफ फंक्शन वो कहाँ से कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है यहाँ से यहाँ की तरफ। ये क्या बनेगा आपका गॉफ। तो गॉफ फंक्शन के लिए लास्ट में क्या लिखा है f, तो गॉफ फंक्शन के लिए जो डोमेन होने वाली है दैट विल बी नेचुरल नंबर्स, और जो इसकी कोडोमेन होने वाली है वो क्या होगी, इंटीजर्स होगी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अपन कि देखो जो आपका गॉफ फंक्शन है, यहाँ पे लिखेंगे आप कि आपका जो गॉफ फंक्शन है उसके लिए डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स, और कोडोमेन क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। अब हम पहले खुद ही समझ लेते हैं ये जो हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं क्या सच में यहाँ पे मेरा गॉफ इंजेक्टिव और g नॉट इंजेक्टिव है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले g को चेक करते हैं, ठीक है। क्या आपका g नॉट इंजेक्टिव होगा, अरे डेफिनेटली होगा। पूछो कैसे, देखो जरा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं gx इज इक्वल टू मॉड x है ना, अगर मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यूज रखूं, क्योंकि g में डोमेन क्या है, इंटीजर्स, तो नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। यहाँ पे मैं अपने x की जगह पे सपोज मैंने -1 रखा, तो g ऑफ -1 क्या देगा मुझे, मॉड ऑफ -1। मॉड का काम क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव करना। तो अगर मैंने x यहाँ -1 रखा तो g ऑफ -1 मुझे मॉड -1 देगा, और मॉड -1 का मतलब है 1, मतलब -1 का कनेक्शन किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं g फंक्शन के डोमेन में से एक पॉजिटिव नंबर 1 को उठा लेती हूँ और डेफिनेशन में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे g ऑफ x मिलता है, राइट। तो 1 जब मैंने यहाँ रखा तो g ऑफ 1 मतलब मॉड 1, और मॉड 1 भी क्या ही मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो 100% हमने एक ही एग्जाम्पल आपको ऐसा बता दिया जो ये साबित करने में कामयाब हो रहा है कि g फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। g फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। कैसा है ये, इट इज मैनी वन, मैनी एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो 100% आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो g फंक्शन लिया है ना बिल्कुल परफेक्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैनी एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, मतलब g फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब बात करते हैं अपने गॉफ की। अच्छा, यहाँ पे जरा f ऑफ x के बारे में भी देख लो, क्वेश्चन ने f ऑफ x के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो मेरा f ऑफ x बेसिकली है कैसा, आप इसमें जो डालेंगे उसका कनेक्शन उससे होगा। अगर आप इसमें 1 डालते हैं तो 1 का कनेक्शन किससे होगा, 1 का कनेक्शन 1 से होगा। 2 डालते हैं तो 2 का कनेक्शन 2 से होगा। 3 डालते हैं तो 3 का कनेक्शन 3 से, मतलब मेरा f फंक्शन तो 1 1 है। खैर इसके बारे में तो इन्हें कुछ कहा नहीं था, लेकिन हमने बना दिया। ओके, अब जरा हम अपने गॉफ को चेक कर लेते हैं, क्या मेरा गॉफ फंक्शन 1 1 है या नहीं, क्योंकि इन्हें कहा है कि आपका गॉफ इंजेक्टिव होना चाहिए। तो ठीक है, चलो आओ जरा इसको चेक कर लेते हैं अपन। सो गॉफ के लिए हम क्या करेंगे, सुनो, GOF x इज इक्वल टू GO। आपको पता है गॉफ फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो हमने क्या लिया है, नेचुरल नंबर्स। तो मेरा x की जगह पे मैं क्या रखने वाली हूँ, 1, तो GOF 1। अब आप जानते हो O हटता है, ब्रैकेट बनता है, ठीक है जी।
एफ ऑफ 1 क्या होगा, देखो ना, एफ ऑफ 1 एक्स की जगह पे 1 रखा तो एफ ऑफ 1 कितना हो रहा है 1, तो वहां पे जब मैं इसे हटाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये आ रहा है g ऑफ 1। g ऑफ x मेरा मॉड x है तो g ऑफ 1 मेरा क्या होगा मॉड 1 होगा, मतलब मुझे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी 1 का कनेक्शन किससे हुआ 1 से हुआ। तो अब अगर मैं 2 लेती हूँ तो मुझे 2 मिला यहाँ पे, तो g ऑफ f2 आप देख सकते हैं, आ जाओ एक और ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल। g ऑफ f2 क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे g f ऑफ 2, f ऑफ 2 का मतलब क्या है 2, g ऑफ 2 यहाँ पे रखा तो क्या मिला मॉड 2 मतलब कि 2। अभी तक हमने देखा अगर 1 डालते हैं तो 1 मिल रहा है, 2 डाल रहे हैं तो 2 मिल रहा है, लेकिन हमें कंफर्मेशन कहाँ मिल रहा है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो इसके लिए एक काम करो, आप लोग जैसे 1 1 प्रूव करते थे ना उस तरीके से प्रूव कर लेते हैं। वैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो बहुत अंडरस्टूड है कि 100% मेरा गॉफ जो हमने लिया है इट इज़ 1 1, लेकिन अगर आप पेपर में शो करके आना चाहते हैं, अपने इस एग्जाम्पल को प्रूव करके आना चाहते हैं, तो आप ऐसा ना लिख के आप इसे इस तरीके से लिख दो। कैसा कि देखो भाई, लेट हमने कहा कि x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, किसकी गॉफ फंक्शन के डोमेन में से हमने दो x1 x2 उठाए जो कैसे हैं नेचुरल नंबर्स हैं, और हमें इसे 1 1 प्रूव करना है ना, तो हम इनकी इमेजेस को सेम लेके चल रहे हैं। मतलब हम लिख रहे हैं कि गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2, ये मैं लेके चल रही हूँ। ठीक, फिर मैं लिखूंगी कि g, आप लिखेंगे यहाँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g f ऑफ x2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब सुनो, f ऑफ x1, f ऑफ x क्या लिया है आपने x लिया है, तो f ऑफ x1 क्या होगा x1 होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे g x1। ठीक है, इसी तरीके से f ऑफ x अगर x है तो f ऑफ x2 क्या होगा x2, तो आपने लिखा g x2। g ऑफ x की डेफिनेशन क्या है मॉड x, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मॉड x1 इज इक्वल टू मॉड x2। अब सुनो, जब भी मॉड हटता है ना तो प्लस माइनस का साइन आता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस वाला लेना ही नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि आप नेचुरल नंबर में घूम रहे हो और नेचुरल नंबर में कभी नेगेटिव नंबर आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, तो आप इमेजेस को सेम लेके चले थे, आपने एलिमेंट्स को सेम ला दिया, इसका मतलब ये गॉफ कैसा हो गया 1 1 हो गया, मतलब इंजेक्टिव हो गया, मतलब सही है ना। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने इसको क्या शो कर सकते हैं नॉट 1 1, क्योंकि इन्हें कहा है ना g इज नॉट इंजेक्टिव, गॉफ को इंजेक्टिव कर दिया, चलो एक बार g को भी नॉट इंजेक्टिव प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो सुनो, आपका जो g फंक्शन था ना वो z से z की तरफ जा रहा था और g फंक्शन की डेफिनेशन थी मॉड x। हमने कहा कि मुझे इसे इंजेक्टिव है कि नहीं चेक करना है, तो मैंने कहा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z डोमेन। मैंने इस g फंक्शन की डोमेन में से दो इंटीजर्स को उठा लिए, इंटीजर्स है नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। अब इनकी जो इमेजेस है ना उसको मैं सेम लेके चल रही हूँ, gx1 इज इक्वल टू gx2। अब डेफिनेशन लगा दो, मॉड x1 इज इक्वल टू मॉड x2। यहाँ पे जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। मैम नेगेटिव को इग्नोर कर दो, अरे क्यों इग्नोर कर दो, यहाँ पे ध्यान दो आप, z कैसा है इंटीजर्स है, तो नेगेटिव भी लोगे पॉजिटिव भी लोगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब डेफिनेटली हमारा जो g फंक्शन है इट इज नॉट इंजेक्टिव। और हमें क्वेश्चन ने ऐसा ही एग्जाम्पल सोचने के लिए कहा था कि आप g नॉट इंजेक्टिव ले लो और गॉफ आपका इंजेक्टिव आना चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल क्या बनाया कि देखो f ऑफ x को आप x ले लीजिए एंड g ऑफ x को आप मॉड x ले लो। तो इसको अच्छे से समझो, एग्जाम्पल अब याद करने की जरूरत नहीं है, जब ये समझ में आ गया है तो इस बेसिस पे आप दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हो, ज़रा कोशिश करना। ठीक है, f ऑफ x को तो आप x ही ले लेना, g ऑफ x में आपको खेल करना है, g ऑफ x में आप x स्क्वायर ले लेना, तो आपको दूसरा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे कि गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन f सच दैट n टेंड्स टू n, ठीक है, एंड g सच दैट n टेंड्स टू n।
ऐसा एग्जाम्पल आपको दो फंक्शन का देना है एफ और जी का, जिनकी डोमेन एंड कोडोमेन दोनों की कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल आप सोचो। और साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए कि जो गॉफ है ना, गॉफ इट शुड बी ऑन टू, गॉफ को ऑन टू होना पड़ेगा और आपका जो एफ है उसे ऑन टू नहीं होना चाहिए। अब बैठ के सोचो आप ऐसे कौन से एग्जाम्पल बना सकते हो। तो मैम हिंट लिखिए, अरे वो समझने के लिए, ठीक है, आपकी बुक में हिंट लिखी है, समझने के लिए है। चलो हम जरा इसी को डिकोड करते हैं। क्या ये जो एग्जाम्पल्स लिखा है तो हमने किस तरीके से सोचा इन लोगों ने। जब आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा ना तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स बना सकते हो। ठीक है, राइट। तो अभी बनाने मत बैठो एग्जाम्पल, अभी सोचो कि इनने जो हमें हिंट दे रखी है आखिरकार ये सही क्यों है, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल सोचना। ठीक है, चलो। तो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है x प्लस 1, ठीक है जी, और g ऑफ x को इन लोगों ने डिस्क्रीट फंक्शन बनाया है, तोड़ के बनाया है फंक्शन को। कैसा कि x माइनस 1 है जब आपका x ग्रेटर देन 1 है, एंड दिस इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। चलो अब सोचते हैं कि इनने जो हमें हिंट दे रखी है, ये जो दो फंक्शन दे रखे हैं, ऐसा क्या है इनमें जिसके वजह से जो कंडीशन हमें लानी है वो फुलफिल हो रही है और ये एग्जाम्पल्स हमारे सही है। इन पे थोड़ा सा डिकोड करते हैं, इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। तो सुनो आप लोग, क्वेश्चन ने कहा है कि एफ आपका ऑन टू नहीं होना चाहिए। और एक और बात सुनो, गॉफ पे भी गए ना ये लोग, डायग्राम बनाते हैं। एक बार ना अपन डायग्राम बनाते हैं फिर अपन समझते रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले ये फंक्शन एफ के लिए डोमेन, उसकी कोडोमेन, और ये जी वाले फंक्शन की कोडोमेन। तो ये सभी फंक्शन अपने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपका फंक्शन एफ था एंड दिस इज योर फंक्शन जी। ओके जी, और जो गॉफ होगा वो आपका यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। तो गॉफ फंक्शन के लिए जो डोमेन है नेचुरल एंड जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। तो चाहो तो आप यहाँ लिख लो इसको कि गॉफ फंक्शन के लिए जो होगा हमारा डोमेन दैट इज नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब सुनो, नेचुरल नंबर्स हैं, थोड़ा फील के लिए कुछ नंबर्स लिख लेते हैं अपन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर भी आ जाओ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली आप यहाँ भी कुछ नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब जो फंक्शन की डेफिनेशन थी एफ की, वो क्या थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एफ की डेफिनेशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्वेश्चन वालों ने कहा था कि ऐसा एग्जाम्पल सोचना कि आपका एफ ऑन टू ना हो। तो हमने कहा यार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या ये ऑन टू नहीं है? चेक करते हैं अपन। ऑन टू कब होता है कोई फंक्शन? कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है जब आपकी कोडोमेन खाली ना छूटे। कोडोमेन में रखा हर एलिमेंट इमेज होना चाहिए किसी ना किसी की। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ x होता है, यहाँ f ऑफ x होता है, ये चीज तो हम बचपन से ही जानते हैं। दिस इज x, दिस इज f ऑफ x। मैंने x लिया 1, तो f ऑफ 1 क्या होगा 2। तो 1 का जो कनेक्शन हो रहा है वो बेसिकली 2 के साथ हो रहा है। अगर मैं x2 लेती हूँ तो f ऑफ 2 मतलब 2 + 1 3, तो 2 का कनेक्शन 3 से हो रहा है, 3 का कनेक्शन 4 से हो रहा है, 4 का कनेक्शन 5 से। मतलब ऐसा कोई प्री इमेज है ही नहीं जो 1 से कनेक्टेड हो, मतलब 1 किसी की इमेज ही नहीं है। तो आपने क्या देखा, इस फंक्शन f में 1 कोडोमेन में खाली छूट रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हमने एग्जाम्पल बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे कि दिस इज नॉट ऑन टू, राइट। अब यहाँ पे आप कुछ कुछ चेंजेस करते जाओ, अपने मन से और एग्जाम्पल बना लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रूव भी कर दो चाहो तो कि f इज नॉट ऑन टू। तो भाई क्यों ऑन टू नहीं है? देखो f इज नॉट ऑन टू कैसे नहीं है, देखो आप लिखेंगे कि f हमारा फंक्शन n से n की तरफ है और इसकी जो डेफिनेशन है ना f ऑफ x की, डेफिनेशन हमारे पास है x प्लस 1। किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो f ऑफ x को y से रिप्लेस करते हैं। आप f ऑफ x को y से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ये x होता है, ये f ऑफ x होता है, जैसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, जैसे हम प्यार से y भी बोलते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x को आपने प्यार से बोला y और f ऑफ x को कर दिया रिप्लेस, सो y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, मतलब x की वैल्यू y माइनस 1 आ रही है। तो आप देखेंगे कि अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी, ठीक है,
y की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी, मतलब आप इसका कनेक्शन ढूंढने निकले, इस 1 का, आपने y को 1 रखा अगर, तो x आपको मिल रहा है 0। क्या आपके ये जो x है मतलब डोमेन है, क्या डोमेन में 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डोमेन तो मैम नेचुरल नंबर से भरी पड़ी है और नेचुरल नंबर में शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। इसका मतलब देखो क्या आप लिखेंगे, फॉर y is equal to 1, x is equal to 0 and this does not belongs to the natural number domain. Therefore क्या, फंक्शन f is not onto, तो आपका जो f है onto नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका ये 1 खाली छूट गया। ओके जी, क्लियर है? सो इट इज नॉट onto। अब इनने क्या बोला था कि गॉफ onto होना चाहिए, लेकिन अच्छा ठीक है, अब गॉफ onto है कि नहीं वो देख लेते हैं। गॉफ का कनेक्शन यहां से है। गॉफ के लिए जो डोमेन है नेचुरल नंबर है, कोडोमेन है नेचुरल नंबर। जरा गॉफ की डेफिनेशन देख लें कैसी बन रही है। आओ गॉफ की डेफिनेशन देखते हैं अपन। सुनो, यहां पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि गॉफ के लिए हम कैसे लिखते हैं, g एंड दिस इज f ऑफ x, है ना। इसी तरीके से लिखेंगे, f है ना, तो g f ऑफ x। f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1, तो आपने रखा यहाँ पे g x प्लस 1। फिर आप आएंगे अपने g फंक्शन पे। g फंक्शन की डेफिनेशन तो मैम 2 तरीके से डिफाइन है। कैसे कि अगर आपका x 1 है तो g ऑफ x आपका आंसर 1 देता है। अगर x आपका 1 से बड़ा है तो डेफिनेशन ये लगती है। तो आप जरा सुनो, यहाँ सिर्फ x है ना, अगर x आपका 1 है तो आंसर 1 है। x अगर आपका 1 से बड़ा है तो डेफिनेशन ये लगेगी। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 1, तो ये तो डेफिनेटली x ग्रेटर देन 1 वाला केस होगा कि नहीं, बोलो ना। x आपको नेचुरल नंबर लेना है, तो यहाँ पे अगर आप 1 भी रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब आपका x कैसा आ रहा है, आपका x यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो जब आप इसकी डेफिनेशन लगाएंगे ना, तो आप कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे जब x होता है तो x माइनस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो इस छोटे से x की जगह पे आप क्या रखने वाले हैं, x प्लस 1 रखने वाले हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे दिस इज x प्लस 1 माइनस 1, मतलब ये आ रहा है x। मतलब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि देखो अगर x है, राइट, x है तो हमारा गॉफ x कितना आ रहा है, x आ रहा है, x पे आपको x मिल रहा है। मतलब ये हो गया कि जो गॉफ x की डेफिनेशन आ रही है ना, क्या निकल के आ रही है वो, कि देखो आप अगर यहाँ 1 लेते हो तो गॉफ x भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का कनेक्शन 1 से होगा, 2 लिया तो 2 का कनेक्शन 2 से, 3 लिया तो 3 का कनेक्शन 3 से, 4 लिया तो 4 का कनेक्शन 4 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट गॉफ के डोमेन कोडोमेन में जो बैठा है उन सब के लिए यहाँ आपको प्री इमेज मिलेगी, यानी आपके गॉफ फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ठीक है, इसका मतलब गॉफ क्या है, आपका ऑन टू फंक्शन है। क्या ये बातें हमें समझ में आई? बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल था, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने इसे डिकोड करने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ समस्या हो सकती थी कि मैम टूटा हुआ फंक्शन है, वहाँ पे क्या लिखे, तो हमने कहा देखो अगर x होता है ना तो ये 2 तरीके से ओपन है, x 1 है तो आंसर 1 आता है, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 आता है। तो आप परेशान हो गए मैम क्या लिखे, तो मैंने आपसे कहा आपका ये x आ कहाँ से रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये x आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब कम से कम आपका x क्या हो सकता है, 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो g ऑफ 2 क्या है, बड़ा है 1 से। तो 100% जब आप इसे ओपन करना चाहेंगे तो इस डेफिनेशन के साथ ओपन करेंगे, और आपने जब इसे ओपन किया तो ये चेक कर लिया कि देखो गॉफ x तो x के बराबर आ रहा है, मतलब मेरे डोमेन में रखे सभी x के लिए जो उसकी इमेज है वो क्या है, x है। मतलब सब एलिमेंट कनेक्टेड होने वाले हैं, मेरा गॉफ खाली नहीं है। मतलब 100% ये एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। सो आई रियली विश कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है और इसका पूरी थ्योरी आपको क्लियर है। डन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को इस पार्ट में सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। सो जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, कुछ ना कुछ नया आपने इनसे ज़रूर सीखा होगा। सो इस एक्सरसाइज को कभी भी मिस मत करना। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना टॉप कोर्सेज के सेक्शन को। क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो अगर आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सपोज रिलेशंस एंड फंक्शंस है, हमने मतलब जितने भी चैप्टर फिनिश किए ना वो सब यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो अगर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ना है, यहाँ क्लिक करो आप। फिर जितने भी सब टॉपिक्स हैं सब आपके लिए ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट वीडियो, एक्सरसाइज के सोल्यूशन, तो जो भी आपको देखना है ना बस आपको वॉच नाउ पे उसकी लिंक पे कर देना है क्लिक। मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।